जबलपुर से भारतीय जनता पार्टी महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने चैनल से बातचीत के दौरान 24 घंटे 365 दिन जन सेवा की बात कही है। उन्होंने चैनल से बातचीत करते हुए जनता से आशीर्वाद मिलने के बाद शहर विकास के विजन को बताया। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जबलपुर से भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कार्यक्रम में कुछ सवाल हैं जनता के, हम वो आपसे करना चाहते हैं जनता की तरफ से। वक्त आप पर एक आरोप बहुत पूरे चुनाव में लगा रहा है कि आप जो है आपके पास समय नहीं होता, आप मरीजों को समय देंगे कि जनता को समय देंगे? 24/7, 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन, पूरे 5 साल तक जितनी आवश्यकता होगी उतना समय दूंगा। मेरा बेटा आ गया है, अस्पताल चला रहा है, बहू चला रही है। अस्पताल चलाने की मुझे चिंता नहीं है। मेरे 8 जूनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, फुल्ली क्वालिफाइड हैं, काम करने में सक्षम हैं। मेरा अस्पताल बिना मेरे काम किए भी पूरी तरह चलता है, आज भी चल रहा है। आप जाकर के देख लीजिए, अस्पताल चल रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, मरीज ठीक हो रहे हैं। मुझे मैंने तो कह दिया कि भाई मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ। 24 घंटे से ज़्यादा उपलब्ध होना तो संभव नहीं है। किस विजन के साथ आप जनता से वोट मांग रहे हैं? क्या विजन होगा? 2047 में जब जबलपुर की जनसंख्या 21 लाख हो जाएगी तो उसके लिए हम योजना अभी से बना रहे हैं। आने वाले 15-20 दिनों के अंदर उसका भी हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर काम करेंगे। हमें केवल 5 वर्ष का विचार नहीं करना। दुर्भाग्य यह है कि सरकारी तंत्र के अंदर जब काम दिया जाता है तो लिमिटेड टाइम फ्रेम में दिया जाता है। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि स्वाभाविक है। हमें नहीं मालूम कि 25 साल बाद हमारे पास क्या फंड्स रहने वाले हैं, क्या हमारे पास सुविधाएं रहने वाली हैं। पर विजन मैं मानता हूं कि हम 2047 यानी स्वतंत्रता के 100 साल बाद का जबलपुर कैसा होगा, उसकी रचना, उसकी योजना, उसमें मैंने बता दिया कि अपेक्षा यह है कि लगभग 21 लाख हमारी जनसंख्या होगी उस समय। आज हमारी जनसंख्या 14,97,000 है, तो हम 15 लाख की जनसंख्या से बढ़कर जब 6 लाख लोग और जबलपुर में ऐड हो जाएंगे तो हमें कितना भौगोलिक विस्तार करना पड़ेगा, कहाँ तक हमको जबलपुर से बाहर जाना पड़ेगा। और जो हमारा आउटर रिंग रोड आ रहा है 120 किलोमीटर का 10,000 करोड़ की लागत से जो बन रहा है, वहाँ तक हमारे जबलपुर का विस्तार होगा और शायद उसके बाद भी आगे हमें जाने की ज़रूरत पड़े। तो उसकी योजना मैं अभी से बनाना प्रारंभ कर रहा हूँ। बारीक बारीक चीज़ों की चिंता करेंगे कि भाई पानी की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ेगी, बिजली की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ेगी, सड़कों का जाल कितना डलेगा, हमारा कलेक्शन कितना होगा, हमारा खर्च कितना होगा। ये सारी चीज़ें, देखिए मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, अपनी बैच का टॉपर हूँ। तो भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि दी है कि इन सारी चीज़ों का प्रॉपर एनालिसिस करके और इसको एग्जीक्यूट कैसे करना, किस अनुपात में करना, किस क्रम में करना, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। आपके सामने बहुत जल्द मैं वो विजन डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करूँगा। नर्मदा में पूरे शहर और विपक्ष का बड़ा आरोप है कि पूरी गंदगी और नालों का पानी नर्मदा जी में मिल रहा है। मेरा निवेदन ये है कि वो लोग वहाँ जा कर के देखें। जो बोल रहे हैं कि नर्मदा जी के में प्रदूषण हो रहा है, वो कितनी बार जाते हैं नर्मदा जी? मैं तो लगभग हफ्ते में 2-3 बार जाता ही हूँ। मैंने कर्मवीर शर्मा जी के साथ, यादव जी के साथ, नगर निगम कमिश्नर वेद प्रकाश जी के साथ, उसके बाद वर्तमान नगर निगम कमिश्नर आशीष वैश्य जी के साथ, उनके इंजीनियर्स के साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से वहाँ जा कर के वहाँ की परिस्थितियों को देखा है। मेरे पास फोटोज़ हैं, आपको दिखा सकता। सामने वाला प्रत्याशी कितनी बार गया वहाँ, उसको क्या मालूम है कि कहाँ कहाँ नर्मदा जी के अंदर प्रदूषण हो रहा है। और वहाँ पर जो काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, देखा ही नहीं है, बिना देखे कुछ भी एलिगेशन लगा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। आज से लगभग 1 माह पूर्व अमरकंटक में नर्मदा सेवा मिशन की बैठक हुई थी। उस बैठक में मैं भी था और मुझे बड़ा सौभाग्य है कि नर्मदा जी की सेवा करने का अवसर इस जीवन में मुझे प्राप्त हो रहा है। और ये सारे के सारे संयंत्र 1 साल 2 साल के अंदर कंप्लीट होकर के 90% जो पानी आज जबलपुर का जलमल नर्मदा जी में जा रहा है
वो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होकर के खेतों के अंदर पंप किया जाएगा। काम चालू हो चुका है, आप जाके देखिए तो सही। बिना देखे हवा में बात करेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो गलत। डॉक्टर साहब, बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नगर सत्ता रही है और इसकी वजह है कि कुछ सवाल भी बार बार सामने आते हैं। अब जनता आपको चुनेगी, आपको मौका देगी, तो जनता ये जानना चाहती है कि जबलपुर में सीवर लाइन का प्रोजेक्ट भाजपा की नगर सत्ता ने शुरू किया था, लेकिन उसमें बार बार आपको भी जानकारी होगी, उसमें आरोप लगे हैं कि सीवर लाइन का प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था उसमें जो भौगोलिक स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि जबलपुर जो है पहाड़ी ऊंचा नीचा एरिया है और उसमें सीवर का प्रोजेक्ट चालू कर दिया गया और उस पर काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ। तो जनता ये जानना चाहती, इसको सुधारने की कोशिश होगी? देखिए, इसमें एक सरकारी तंत्र में टेंडर की प्रक्रिया होती है। जब कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले उसका टेंडर होता है। उस टेंडर के अंदर हर चीज़ डिफाइंड रहती है कि कितना काम होगा, कितने का काम होगा, उसकी क्या उसकी क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी और किस प्रकार से उसका स्टडी किया जाएगा। अब वो पुराना कालखंड है, हालांकि एक दुनिया की एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है जिसने वो काम किया हुआ है। लार्सन एंड टुब्रो ने वो काम किया है और लार्सन टुब्रो ये हम जानते हैं कि बहुत रेप्यूटेड कंपनी है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो भी काम किया है वो विचार करके, सोच समझ करके, रिसर्च करके, उसका अध्ययन करके किया होगा। वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम सब जानते हैं कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब उसकी क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो हमको पता चलेगा। और मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जो प्रोजेक्ट बड़ा जबलपुर के बारे में कहा जाता था कि सारे ओपन ड्रेन्स हैं, ओपन ड्रेन्स हैं, ओपन ड्रेन्स हैं, वो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड सीवेज लाइन बनने के बाद उसका क्या फिनिश्ड स्वरूप रहेगा, ये हम आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर देखेंगे, मेरा पूरा विश्वास। कि ये जबलपुर में L&T कंपनी को नाले बनाने का काम दिया गया था। जबलपुर में सबसे बड़ी समस्या होती डॉक्टर साहब जल प्लावन, और वो नाला निर्माण उस समय L&T से इसलिए कराए गए थे कि चौड़ीकरण हो जाए और जल प्लावन की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ये देखा गया कि वो L&T द्वारा नालों को सकरा करके उनको बंद कर दिया गया और उसकी वजह से फिर बाद में ये भी बात सामने आई कि जल प्लावन की स्थिति ज़्यादा बनी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज से कुछ साल पहले मुंबई में महापूर हो गया, प्रलय टाइप हो गया था। जी। तो मुंबई से ज़्यादा डेवलप्ड सिटी कौन सी है? पूरे देश की आर्थिक राजधानी है, अरबों रुपए का बिजनेस होता है, परंतु पानी जब तेज गति से गिरा, देखिए सामान्य रूप से क्या होता है कि अगर 2 घंटे में 1 इंच पानी गिरे तो कहीं जल प्लावन नहीं होता, पर अगर 4 घंटे में 8 इंच पानी गिर जाए तो चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, चाहे पूना हो, चाहे और कोई भी शहर हो, जल प्लावन होने ही वाला है, क्योंकि नेचुरल है वो। अब ये जो प्रक्रिया है इसका उपाय क्या है? कोई सारे के सारे शहर ऐसे स्लोप में तो बनते नहीं है कि यहाँ पानी गिरेगा और बह के नीचे चला जाएगा, ये तो होता नहीं। तो ऐसा देश में कोई शहर नहीं जहाँ तेज पानी गिरने पर जल प्लावन ना हो। तो इसमें मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर जल भर करके और जनता को दिक्कत होती है। जिन स्थानों पे जल भराव से जनता को दिक्कत होती है उस स्थान पे जल को हटाने की व्यवस्था क्या हो सकती है, इसका एक साइंटिफिक वैज्ञानिक एनालिसिस करने की ज़रूरत है, जो मैं करूँगा। जबलपुर की नगर सत्ता में सबसे बड़ी समस्या ठेका कर्मचारियों की, और ठेका कर्मचारी को लेकर बार बार आंदोलन होते रहते हैं, तो उनकी ये एक बड़ा मुद्दा है जबलपुर की नगर सत्ता के लिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि अब सारा का सारा पैटर्न बदलता जा रहा है। ये जो पैटर्न है, पहले जो पैटर्न था वो था सरकारी नौकरी का, कि सारे लोग सरकारी नौकर हुआ करते थे, कॉरपोरेशन के अपने एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, मेडिकल कॉलेज के अपने एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे। अब आजकल ज़्यादातर पैटर्न बन गया है। ये स्टैंडर्ड पैटर्न केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी है। सारी दुनिया में अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न बदल गया है। अब सरकार एम्प्लॉय नहीं करती,
सरकार ठेका दे देती है और उस ठेके को कैसे एग्जीक्यूट करना, ये वो ठेकेदार पर कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर कितना पेमेंट करता है, कितना काम करवाता है, क्या सुविधाएं देता है, क्या नहीं देता है, ये वो ठेकेदार का लुकआउट है। और ये केवल जबलपुर में हो रहा है ऐसा नहीं, ये पूरे भारत में हो रहा है। यहाँ तक कि विश्व के भी बहुत सारे देशों में ये हो रहा है कि अब सरकार लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय करने की बजाय सरकार एक ठेका दे देती है, उस ठेके की एक राशि तय कर देती है, उस राशि के आधार पर आगे काम चलता है। अब वो गुणवत्तापूर्ण काम हो, इसलिए मॉनिटरिंग की एक व्यवस्था होती है और उस मॉनिटरिंग की व्यवस्था में जब ये देखने को आता है कि वो ठेके के जो कर्मचारी हैं वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी तो नहीं है, तो उनके ऊपर कॉरपोरेशन का डायरेक्ट पकड़ होती नहीं या नगर निगम महापौर की होती नहीं, उनके ऊपर ठेकेदार की पकड़ होती है। तो हमारा काम है उसका मॉनिटरिंग करना और ठेकेदार को, और हमारे पास ठेकेदार से काम करवाने का एक ही उपाय है, उसका पेमेंट रोकना या उसको ब्लैक लिस्ट करना। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको डील करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दोनों पक्षों की बात सुन करके न्याय संगत, नीति संगत निर्णय ले, और मुझे पूरा विश्वास है ये काम मैं कर सकता हूँ। सारे दर्शक आपको देख रहे हैं और ये बड़ा मुद्दा भी है। बहुत सारे ठेके कर्मचारी हैं और ये बार बार न्यूज़ के माध्यम से समाज में ये बात सामने आती कि ठेकेदार जो है वो उनको ठेके पे उनके नाम पर ज़्यादा पैसा लिया जाता है कंपनियों से, सरकार से, लेकिन कर्मचारियों को कम पैसा दिया जाता है। कि ये समस्या ठेकेदार और उनके कर्मचारी उनके बीच की है। अब ठेकेदार पर हमारा ऐसा अधिकार तो होता नहीं कि आप ठेकेदार को हम कंडीशन लिख दें कि आप केवल 20 से 25 साल की उम्र के कर्मचारी लोगे। ठेकेदार के ऊपर हमारा ये कंट्रोल होता नहीं कि आप अपने कर्मचारियों से केवल 8 घंटे काम कराओगे या 6 घंटे काम कराओगे। ठेकेदार पर हमारा ये कंट्रोल नहीं होता कि आप अपने कर्मचारियों को 8,000 रुपये दोगे कि 10,000 रुपये दोगे, वो तो ठेकेदार का निर्णय है। आखिर दुनिया में अगर आप कोई काम कर रहे हैं या मैं कोई काम कर रहा हूँ तो स्वाभाविक है कि 2 पैसे कमाने के लिए काम होता है, तो ठेकेदार 2 पैसे कमा रहा है, जो कर्मचारी हैं, जो ठेका कर्मचारी हैं, वो 2 पैसे कमा रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करे, ये महत्वपूर्ण है। और अगर काम महत्वपूर्ण ईमानदारी से होता है तो नगर निगम को कोई परेशानी नहीं, पर ठेकेदार से अगर ठेके कर्मचारियों को परेशानी है तो उनके बीच का मामला है, उसमें हम क्यों पड़े। कोई संदेश जनता के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से मैं लगातार शहर के कोने कोने में घूम रहा हूँ, जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। पिछले 40 वर्षों आप सब ने मुझे एक चिकित्सक के रूप में मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, मुझे आशीर्वाद दिया। अब आने वाले 5 वर्षों तक आपकी सेवा करने का जुनून मेरे अंदर है। मुझे फिर एक बार आशीर्वाद दीजिए, बहुत बड़े मतों से मुझे और मेरे पार्षदों को विजयी बनाइए और जबलपुर का विकास सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, ये थी बेबाक बातचीत डॉक्टर जामदार जी, भाजपा के महापौर प्रत्याशी। उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और अपने विजन को क्लियर किया, और जो भी सवाल जनता के थे हमने वो उनसे पूछे, उन सभी का उन्होंने निराकरण किया है।